मानिए, तकलीफ क्या हो जाती है। बहू लेने तुम ही जाती हो, शादी नहीं होती तो 10 जगह हाथ पैर जोड़ती हो, कुंडली मिलाती हो, मेरे लड़के की शादी करा दो। एक काम करना, युवाओं से मैं कहूंगा, शादी आदि करो ना, कुंडली मुंडली का एक अलग लफड़ा, इस चक्कर में कई कुंवारे घूम रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अब की बार कुंडली मिलाओ तो अपनी मत मिलाना, है ना। किसी भी पंडित को दिखाना तो कहना जो लड़की मेरे घर आ रही, देख उससे मेरी मां की कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेरे पास उसे कितना रहना है, सबसे ज्यादा तो सासू के साथ गड़बड़ घर वहीं से होता है। क्योंकि जो बहू आएगी अधिक से अधिक समय भाई परिवार में गुजारती, तुम्हारे साथ कितना गुजारेगी। सुबह जाओगे थके हारे दुकान जाओगे, शाम को लौटोगे दुकान से, रात को घंटे 2 घंटे बात करोगे, फिर नींद लग जाएगी, फिर चले जाओगे। गड़बड़ तो महाभारत कहां से शुरू होती है, बहुओं से और सासुओं से। मान क्या तकलीफ हो जाती है बहू के आने पर। एक बात बताओ, तकलीफ केवल इतनी है कि एक मां अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने अनुसार पालती है, अपने अनुभव से पालती है, अपने जीवन की दिशा से, दृष्टिकोण से पाल के बड़ा करती है। बच्चा मां के अनुसार पलता है। स्कूल से आता है, मम्मी मेरा बैग कहां है, मम्मी मेरे जूते कहां है, मम्मी मेरे कपड़े कहां है, मम्मी मेरा खाना कहां है, मम्मी को ढूंढता है बच्चा। जब तक शादी नहीं होती, ध्यान रखना, मम्मी को ही तो ढूंढता, मम्मी मम्मी हर चीज में मम्मी, बाजार चलना मम्मी, शॉपिंग करना मम्मी। ध्यान रखना, हर जगह मां के साथ घूमता है बच्चा। एक बात याद रखना, हर जगह वह मां को तलाशेगा। तकलीफ नहीं होती वहां, दुख है तो मां, सुख है तो मां, कहीं जाना है तो मां पापा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक तकलीफ थोड़ी सी हो जाती है कि जब शादी होकर के वह आता है तो थोड़ा समय उसे पत्नी को भी देना पड़ता है, ध्यान रखिए। और जब ये समय हमारे समय में से कटने लगता है ना, तो मां को तकलीफ होने लगती है, ध्यान रखिए। ये नेचुरल बातें हैं, प्रैक्टिकली बातें हैं कि पहले आते साथ बेटा मां को ढूंढता था, अब बहुत से काम ऐसे हैं जो पत्नी के हवाले हो जाया करते हैं। और जब कोई काम, जब वह आवाज अपनी पत्नी को देता है और मां को नहीं देता, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है भीतर, ध्यान रखना। शादी के बाद जितनी मुश्किल सासू को होती है ना, उससे ज्यादा मुश्किल लड़के को भी हुआ करती है। ये मत सोचो कि केवल बहू को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, परेशान होती है। ये लड़कों को भी बहुत दिक्कत, जब तक शादीशुदा लड़कों से पूछो, हमेशा कहते इससे तो, हाँ ये तुम क्यों बोल रही, उनको बोलने दो। ध्यान रखिए क्या स्थिति बनती है उस लड़के की, क्या करे, उसकी भी जिम्मेदारी होती है थोड़ी पत्नी के प्रति। वह लड़की हमारे घर में आती है, वो लड़की का कौन है उस घर में। एक बात बताइए, जो बहू आई है तुम्हारे घर में, तुम्हारी तो बेटी भी है, तुम्हारा तो छोटा बेटा भी है, तुम्हारा तो बड़ा बेटा भी है, तुम्हारा तो पति भी है, सब कुछ तुम्हारा है, उसका कौन है इस घर में। वह तो पहली बार आई है ना, वह तो नहीं जानती, वह किसी को नहीं समझती है। तुम अपने बच्चे का नेचर समझती हो, तुम अपनी लड़की का नेचर समझती हो, बहू की ट्यूनिंग तो किसी से नहीं मिलती है। अब एक बात बताइए, यदि वो बहू अपने इमोशनल को, अपनी भावनाओं को अपने पति से शेयर नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी, किससे अपनी बातें बताएगी, किससे अपने दिल की बातें बताएगी। वह पराए घर से आई है, उसे भी तो ट्यूनिंग मिलाने में वक्त लगता है, 5 साल लगता है, 10 साल लगता है। आप अपने बच्चे से 25 साल में ट्यूनिंग मिला पाती हो, बहू से कहती 2 दिन में इस घर में एडजस्ट हो जाओ। वक्त लगता है, समय लगता है। वह किससे बोले, अपनी अच्छी बातें बुरी बातें ले दे के उससे पति से ही बोलना पड़ेगा। उसके सपोर्ट में कौन है, माने वो किसी को, किसके भरोसे आई है, वो एक पति के भरोसे आई है ना। तो एक बहू यदि पति से समय मांगती है
एक बहू अपनी भावनाएं यदि पति से शेयर करती है तो सासुओं को दुख नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि वो पूरी जिंदगी पति के भरोसे ही जीने के लिए वहां पर आई है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा। लेकिन वो लड़की जो पराए घर से हमारे घर आई है, उसके हर एक्शन का वैल्यूएट किया जाता है। वह क्या कर रही है, कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, कैसे खिला रही है, ज्यादा हंस रही है तो आफत है, नहीं हंसती है तो आफत है, रो देती है तो आफत है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, काम करे तो सासू कहती डिस्टर्ब मत कर, लेट हो जाए अभी तक सो रही है। ध्यान रखना, कितनी निगरानी रखते हो एक बहू पर, ध्यान रखिए। मान्यवर, थोड़े से जीवन को बदलिए। हर बात वो पति से ही कहेगी और ये उसका हक है, ध्यान रखिए। समझने को तैयार क्यों नहीं होते हो? उसकी जिंदगी का मजिस्ट्रेट कौन है, उसके जिंदगी का जज कौन है? पति के लिए ही वह शादी करके आती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मां की पीड़ा यह होने लगती है कि अब बेटे पर बहू का कब्जा होने लगा है। दर्द केवल इतना है कि बेटा हाथ से गया, बेटा क्या करे बेचारा। अब शादी के बाद भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाए क्या? शादी के बाद भी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने को जाएगा? शादी के बाद अरे एक आध बार चला भी जाएगा। कभी तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो, ध्यान रखिए। मान्यवर, लोग कहते हैं कि बहुएं परेशान है, जहां तक मेरा अनुभव है बेटे बहुत परेशान हैं। यदि अपनी पत्नी की बात वो मां से शेयर करता है, पत्नी का पक्ष थोड़ा सा मां के सामने लेता है, तो मां कहती अच्छा 4 दिन की आई जोरू का, बेचारा करे क्या संसार के। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो जोरू का गुलाम होता है, और पत्नी की ना सुने तो पत्नी कहती है अभी तक मां की उंगली पकड़ के चलोगे, बड़े कब होगे तुम। ध्यान, क्या स्थिति बन जाती है उसकी। पहले घर में आता था, दुकान से हंसता था, मुस्कुराता था, खुश होता था, अब आता है इधर पत्नी का मुंह बना है, उधर मां की त्योरी चढ़ी। कैसा जीवन बना दिया, कैसा नरक में जीवन बना दिया। एक मां को यदि कोई भय है तो केवल असुरक्षा का भय होता है। उस असुरक्षा के भय में वो अपने शक करती है अपने बच्चे पर, और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुओं से अत्याचार प्रारंभ। तो भय क्यों है आपको? आप क्यों सोचते हैं कि हमारा बेटा पराया? तो नहीं मेरे भाई, और यदि तुम्हारा बेटा पराया हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो, बहू नहीं है, ध्यान रखना। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए? तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया, दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो, ध्यान रखना। रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था, रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। मान्यवर, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभा ताई शादी का बहुत बना रहे ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है, आप यही देखते हैं। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था, लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था।
ध्यान रखिए। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है, आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिप के काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले, और एक बेश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए, ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए, ध्यान रखना। मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है, एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। मान्य, आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई? बताइए, कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझदा तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुंदर में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान